नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम कवर करेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को। यह आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसे हमने यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक्वायर किया हुआ है, बोरो किया हुआ है बेसिकली। और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। बाकी और किसी भी केस में आपके साथ कोई भी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपको हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 में यहाँ पे मूल अधिकार की परिभाषा रखा है और इसमें यह बताया गया है कि आपके मूल अधिकार के रिगार्डिंग कानून कौन कौन बना सकता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग संघ की सरकार यानी कि आपकी केंद्र सरकार, उसके अलावा राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल, उसके अलावा देखिए नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला मंडल और पंचायत, ये सब लोग यहाँ पे कानून बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके गांव में कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, रोड वहाँ पे ठीक से नहीं है, तो उस केस में आपकी पंचायत उसको देखेगी, उसको अपने अंडर यहाँ पे हैंडल करेगी किस तरीके से। वहाँ पे आपका केंद्र सरकार या फिर गृह मंत्रालय उठ के थोड़ी आके यहाँ पे कानून बनाएगा, तो उस केस में आपकी पंचायत देखेगी। और उसी तरीके से कोई राज्य के अंदर यहाँ पे रोड पास हुआ है या फिर राज्य की योजनाएं लॉन्च करनी है तो वहाँ पे राज्य सरकार उसके रिगार्डिंग कानून बनाएगी। और उसके अलावा बाकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे आपकी संघ की सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अगला है आपका अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। कहने का मतलब, अगर कोई मूल अधिकार किसी दूसरे को परेशान कर रहा है, किसी दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में वह अधिकार आपका जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी देखिए, मतलब बोलने की आपको आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप गाली देंगे किसी को। आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के बेडरूम में घूम रहे हैं या फिर किसी के बेडरूम में गाड़ियां चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए, उस टाइम पे वह अधिकार आपका शून्य होगा अगर उससे किसी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब। उसके अलावा अनुच्छेद 14 कहता है कि समान संरक्षण सबको प्राप्त होगा। कहने का मतलब, कानून के आगे सभी बराबर होंगे, चाहे वह आपका प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री जी हो, या फिर कोई आपका सरकारी कर्मचारी हो, या फिर कोई मजदूर हो, सबके लिए आपका कानून समान होगा। मतलब अगर कोई मर्डर करके आया है तो उसके लिए भी वही सजा होगी जो कि आपका एक मजदूर के लिए होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो चीज यहाँ पे एक्सेप्शन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनको पद रहते के दौरान, मतलब जिस टाइम पे ये राष्ट्रपति हैं या फिर जिस टाइम पे ये राज्यपाल हैं, उस दौरान इनको सजा नहीं हो सकती, उस दौरान इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्योंकि सपोज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को यहाँ पे सजा सुना देता है, तो राष्ट्रपति तो अपने ही नियम का उपयोग करके अपनी सजा माफ कर सकता है। फिर राष्ट्रपति को तो अपना क्षमादान का यहाँ पे अधिकार है, राज्यपाल के पास भी यहाँ पे माफी कर देने का अधिकार है। तो यह दोनों तो उस टाइम पे अपना माफ हो सकते हैं सजा से। तो इसलिए इनको उस टाइम पे, जब तक इनका राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद रहेगा, उस टाइम पे इनको सजा नहीं होगी। सबसे पहले इनको महाभियोग लाया जाएगा राष्ट्रपति के लिए और इनको उनके पद से हटाया जाएगा और उसके बाद इनको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल एक्सेप्शन है, इनको सजा उस पद पर बने रहने के दौरान नहीं दी जा सकती। अगर ये किसी चीज को वायलेट करते हैं तो उस टाइम पे। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें लिखा है कि इन 5 आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान, इनके आधार पर आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते इनके आधार पर। मतलब अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब चाहे आप जिस भी धर्म के हों, यहाँ पे धर्म के आधार पे आपको अलग नहीं किया जाएगा। जो सुविधा हिंदू धर्म के व्यक्ति को मिलेगी वही यहाँ पे मुस्लिम, वही आपका ईसाई और वही सिख, सबके लिए बराबर होगा यहाँ पे। उसी तरीके से आपका मूल वंश है, यहाँ पे आपका पुराने वंश चलते थे, बड़े बड़े राजा थे, जैसे आपका सिंधिया परिवार था, तो वहाँ पे उनको अलग से प्रोटेक्शन अब नहीं मिलेगी। जैसे एक मजदूर होगा उसी तरीके से कोई ऊंची खानदान का व्यक्ति भी होगा तो उसको भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई ऊंची जाति का है, ब्राह्मण है, या फिर कोई क्षत्रिय है, या फिर कोई आपका शूद्र है,
तो इस तरीके से यहाँ पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग यानी कि पुरुष या महिला के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, या फिर जन्म स्थान के आधार पर भी आपको भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, आप सपोज कीजिए कि बिहार में आपका जन्म है, आप एक बिहारी हैं, तो महाराष्ट्र में गए तो वहां पे आपको जिस तरीके से काम आपका वहां पे महाराष्ट्र के मजदूर को मिलेगा, वैसे ही अगर आप मजदूर होंगे तो बिहारी मजदूर को भी उतना ही काम मिलेगा और उसके लिए सेम वेतन वहां पे प्रदान किया जाएगा। वहां पे आपको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन देखिए एक यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन भी है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी की भलाई के लिए हम यहाँ पे अलग से कानून बना करके भेदभाव कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे आपका रिजर्वेशन है, SC ST को यहाँ पे सिलेक्शन वो कम नंबर पे भी दे देते हैं, जनरल वाले को थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, तो वह भी एक यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। कहने का मतलब SC ST वाले बच्चे को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे यह चीज़ की गई है। उसी तरीके से आप देखते होंगे कहीं कहीं महिलाओं को अलग से सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। किसी किसी राज्य में आपकी यहाँ पे महिलाओं की सीटें अलग होंगी, जैसे जनरल कैटेगरी की जो पुरुष होंगे उनके लिए एक अलग कट ऑफ आती है, महिलाओं के लिए अलग कट ऑफ आती है जनरल कैटेगरी में भी। तो वहाँ पे मेल और फीमेल के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब किसी की भलाई के लिए यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। अगला है आपका अनुच्छेद 16। इसमें लिखा गया है लोक नियोजन की विषय में अवसर की समानता, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी में सबको समानता का अधिकार है। सरकारी नौकरी में सभी धर्म या फिर सभी जाति, सबको यहाँ पे समान तरीके से देखा जाएगा, सबको समान तरीके से यहाँ पे अवसर दिया जाएगा और सब उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल समानता के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अगला है अनुच्छेद 17। यहाँ पे लिखा गया है अस्पर्शता यानी अनटचेबिलिटी। ये आपका पुराने जमाने में होता था, वहां पे आपको जो नीची जाति का व्यक्ति होता था उसको देखिए अलग से बर्तन रखे जाते थे पानी देने के लिए, या फिर उनको जमीन पे बैठने के लिए कहा जाता था। तो यह सब चीजें छुआछूत के अंदर है, क्योंकि उनको अपने बिस्तर पे नहीं बिठाते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब छुआछूत यहाँ पे नहीं हो सकती। हाँ, बीमारी के केस में जिसमें आपका एक दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी फैल सकती है, जैसे कि आपका कोविड-19 था, तो वहां पे आप छुआछूत वाला चीजें जायज हैं। वहां पे आप एक दूसरे के पास में नहीं बैठ सकते थे या एक दूसरे से यहाँ पे दूरी बना के बैठ सकते थे। तो यह सिर्फ आपका बीमारी के केस में अलाउड है, बीमारी के केस में आप छुआछूत अपना सकते हैं। बाकी यहाँ पे जाति, धर्म या फिर किसी अन्य तरीके से अस्पृश्यता यहाँ पे नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 18। इसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते। जैसे पुराने जमाना में राजा महाराजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। किसी को सर नाम से उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, महाराज नाम से उपाधि दी जाती थी। तो इन सब उपाधियों को आज के समय में बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। लेकिन एजुकेशनल उपाधि आप धारण कर सकते हैं। जैसे आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं तो उस केस में आप डॉक्टर प्लस नाम आप जोड़ सकते हैं। कोई प्रोफेसर है तो वह अपने नाम के आगे प्रोफेसर शब्द लगा सकता है। उसी तरीके से इंजीनियर भी आजकल लगा लेते हैं, इंजीनियर रोशन कुमार। तो इस तरीके से चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल उपाधियों के अलावा बाकी आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें आपकी कुल 7 तरीके की यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पे संपत्ति का अधिकार इसको हटा करके 300 का में जोड़ दिया गया। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसे मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19 का क्या है, मतलब 19 का 1 नंबर क्या कहता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी। इसी के अनुच्छेद के तहत आपको मौन धारण करने की स्वतंत्रता होगी। मीडिया इसी के तहत अपने सवाल पूछ सकता है बड़े बड़े नेताओं से। हम RTI के जरिए किसी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल इसी के जरिए हम अपने विचार कहीं भी रख सकते हैं। तो बोलने, मौन धारण करने या फिर मीडिया इसी के अकॉर्डिंग सवाल पूछता है। RTI फाइल कर सकते हैं, RTI से हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए बोलने के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को गाली देना स्टार्ट कर दें, तो यह आपकी अभिव्यक्ति के खिलाफ है। यहाँ पे आपका अधिकार 0 हो जाएगा। अगला है आपका बिना हथियार शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार। कोई आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिना हथियार के, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने हथियार रखा तो हो सकता है
एक दूसरे पे हथियार चला दिया जाए तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। बिना हथियार के यहाँ पे कोई भी सभा आप आयोजित कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 ही प्रदान करता है। उसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी बसने, कहीं भी रहने का अधिकार भी आपको आर्टिकल 19 ही देता है। भारत में कहीं नौकरी करने का अधिकार भी आर्टिकल 19 देता है। जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप महाराष्ट्र के अंदर जॉब कर सकते हैं, गुजरात के अंदर जॉब कर सकते हैं, असम में जॉब कर सकते हैं, कहीं भी भारत के किसी कोने में भी आप जाके जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए संपत्ति का अधिकार, यह आपका बाद में संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300A में यहाँ पे इसे डाल दिया गया। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उस पर दोष सिद्ध ना हुआ हो। कहने का मतलब यही है कि अगर आपके ऊपर मान लीजिए FIR दर्ज हो गई तो उस केस में आप अपराधी तब तक नहीं कहे जाएंगे जब तक कि वह अपराध आपके ऊपर सिद्ध ना हो जाता है। सिर्फ FIR करने से, किसी के FIR करने से आप यहाँ पे अपराधी नहीं काउंट होंगे, आप निर्दोष ही काउंट करे जाएंगे जब तक वह FIR आपके ऊपर दोष सिद्ध ना हो जाए। FIR का मतलब सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति दोषी हो सकता है और जब तक आपके ऊपर दोष सिद्ध ना हुआ हो तब तक आप अपराधी नहीं है। इसमें 3 क्लॉजेस भी दिए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है, अपराध के समय का कानून। कहने का मतलब अपराध करने के टाइम पे जो कानून के तहत, कहने का मतलब यह है कि अपराध करने के समय जो सजा उस टाइम पे उस अपराध के लिए होगी वही आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सपोज कीजिए कि 2020 में आपने किसी का हाथ तोड़ दिया और उस हाथ तोड़ने के लिए आपको 1 साल की सजा थी 2020 के अंदर, और सजा हुई है आपको मान लीजिए 2023 में, और सजा अभी के हिसाब से 2023 में हाथ तोड़ने के लिए 3 साल की कर दी गई और जज साहब अभी आपको सजा देने जाएंगे 2023 के अंदर, तो उस टाइम पे भी 2023 में भी आपको पुराने रूल के हिसाब से सजा दी जाएगी। मतलब 2023 में भी आपको फैसला जो आएगा जज का वह आपका 1 साल के लिए ही आएगा। मतलब आप यहाँ पे 1 साल के लिए ही जेल काटेंगे क्योंकि आपने अपराध 2020 में किया है, ना कि आपने 2023 में अपराध किया है। अगला है आपका, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, ना कि बार बार। कहने का मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी अपराध में 1 साल के लिए जेल चला गया तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 साल पूरा होने के बाद उसका रिन्यू कर रहे हैं, अगले साल फिर आप सोचिए कि 1 साल के लिए और जेल चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसने एक अपराध किया है तो उसके लिए वह एक बार ही जेल जाएगा, तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा भुगत सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह आपका अनुच्छेद 20(3) में लिखा गया है। कहने का मतलब देखिए पुलिस रिमांड पे पुलिस आपसे कुछ भी उगलवा ले, पुलिस यहाँ पे आपको बार बार टॉर्चर करती है, उस केस में आपको कहती है कि यह आप कहो कि यहाँ पे हम ही दोषी हैं, हम ही यहाँ पे अपराध किए हैं, तो वह सब कुछ न्यायालय के समक्ष या फिर जज के समक्ष काम नहीं आने वाला है। वहाँ पे पुलिस के सामने दिया गया बयान जज के सामने 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 21, इसमें आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कुल मिलाकर के 6 तरीके की स्वतंत्रता आपके लिए दी गई है। सबसे पहले है गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार, उसके अलावा गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की यहाँ पे बात की गई है, उसके अलावा विदेश यात्रा का अधिकार, चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी मतलब आपसे कोई भी आपकी प्राइवेसी नहीं छीन सकता। सपोज कीजिए कि आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा है आपको बिना बताए, तो उस केस में अगर आपने केस कर दिया तो यहाँ पे सीधे वह 3 साल के लिए अंदर चला जाएगा, 3 साल के लिए जेल हो जाएगी उसको। तो इसीलिए आजकल फोनों में देखते होंगे आप, जब भी कॉल रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो उसमें पहले ही आ जाता है कि दिस कॉल इज रिकॉर्डिंग। उसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, कहने का मतलब ज़्यादा पोल्यूशन वाली गाड़ी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादा पोल्यूशन वाली गाड़ियों को देखते होंगे आप, पुलिस वाले पहले ही उसको अपना गाड़ी सीज करके उसको थाने में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। चिकित्सा सुविधा मतलब यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप अपना इलाज करा सकते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार, अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं तो वह भी आप जा सकते हैं, पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप किसी भी देश में घूम सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें अनुच्छेद 21(a) भी दिया गया है, जिसको कि आपका 86वें संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया। इसमें 6 से 12 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना,
यह एक अधिकार दिया गया है, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का यह अधिकार होगा कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसी रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि गाँवों में, हर गाँव में आपके स्कूल खुले हुए हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत। इसी में आपको खाना मिलता है सरकारी स्कूलों में, वह भी आपका यहीं से चीज़ें चलती हैं, मिड डे मील ये सब चीज़ें चलती हैं। तो अनुच्छेद 21A यहाँ पे आपका 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। देखिए नेक्स्ट है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें देखिए क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दिया गया है। क्लॉज 1 कहता है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि यथाशीघ्र, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगी। साथ ही साथ आपको यह अधिकार प्रदान किया जाएगा कि आप जल्द से जल्द किसी वकील से परामर्श लें और आपको अपनी रक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22B, गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यह आपका पुलिसों के लिए, जितने दरोगा भाई हैं उनके लिए यह अधिकार होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 बात करता है, बेसिकली यह बात करता है आपका बलात् श्रम और बेगारी के लिए। बलात् श्रम से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी को काम नहीं करा सकते। बेगारी मतलब किसी को बिना वेतन के आप काम नहीं करा सकते। मतलब यह है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उसका आप मिनिमम एक सैलरी जो आपको उस काम के लिए उस व्यक्ति को देनी ही होगी। उसके अलावा महिलाओं और बच्चों से आप कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। उनका दुर्व्यापार मतलब उनको बेचा नहीं जा सकता, किसी भी व्यक्ति को, महिला को या फिर किसी बच्चे को यहाँ पे बेचा नहीं जा सकता। वैश्यावृत्ति नहीं करवाई जा सकती, मतलब वैश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है लेकिन वैश्यावृत्ति करवाना अपराध है। कोई अपने मन से कर रहा है तो वह चीज़ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी से जबरदस्ती करवाई जा रही है तो वह यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और उसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकती है वह महिला। उसके अलावा दास प्रथा की बात करें तो किसी से आप नौकर बना के किसी को नहीं रख सकते, तो दास प्रथा भी यहाँ पे नहीं करा सकते, चाहे वो कोई बालक हो या फिर कोई महिला हो या फिर कोई व्यक्ति, किसी से भी आप दास प्रथा नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 24। इसमें दिया गया है किसी बालक को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। मतलब यह है कि देखिए 14 वर्ष से कम तो किसी बच्चे को कोई काम कराया नहीं जा सकता। कहने का मतलब कोई भी खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता। और 14 से 18 तक देखिए कारखानों में आप काम नहीं करा सकते। उसके अलावा 18 से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद ही आप फैक्ट्रियों में या फिर कारखानों में काम करा सकते। उससे पहले आप उस बच्चे को इस तरीके के काम में नहीं ढकेल सकते। मान लीजिए कोई बच्चा होटल पे काम करता है, 14 साल से कम का बालक है, वो होटल पे काम कर रहा है, तो वह आप नहीं करवा सकते, वह आपका कानूनी रूप से सही नहीं है, वह बच्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। लेकिन 14 वर्ष से कम का बालक है, वह इंडियन आइडल में जाके गाना गा रहा है, तो क्या वह अपराध है? नहीं। वहाँ पे वो फिजिकल वर्क इस तरीके से नहीं है कि उसे मेहनत करनी पड़ रही है ज़्यादा, तो वह बिल्कुल भी अपराध नहीं है। लेकिन किसी दुकान पे अगर वो चाय वाला बन गया, किसी दुकान पे जाके बर्तन धुलवाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अपराध के रूप में काउंट होती हैं। किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है तो यह भी यहाँ पे अपराध के रूप में काउंट होगा। देखिए अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस भी धर्म को आप मानना चाहते हैं, जिस भी धर्म में आप रहना चाहते हैं, उस धर्म में आप उस धर्म के अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हैं, उस धर्म के अकॉर्डिंग आप पहनावा पहन सकते हैं। यह चीज़ आपका अनुच्छेद 25 के अंदर दी गई है। अनुच्छेद 26 कहता है यहाँ पे किसी भी धार्मिक कार्य के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। मतलब देखिए आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दायरे में रह करके ही आपको उसको करना होगा। कहने का मतलब देखिए पहले जगराता वगैरह होते थे, रात भर जगराता चलते थे, तो वह चीज़ आपका पॉसिबल नहीं है। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, तो मतलब 10 बजे के बाद यह चीज़ें आपकी नहीं करी जा सकती हैं। 10 बजे के बाद रात में यह सब चीज़ करना अलाउड नहीं है। लेकिन धार्मिक कार्य करने से आपको रोका नहीं जा सकता, तो यह सब चीज़ आप 10 बजे से पहले कर सकते हैं, रात के 10 बजे से पहले। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म,
अभिव्यक्ति के लिए कर देने की स्वतंत्रता। मतलब किसी धर्म के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए आप कर देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप वहाँ पे कर दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, यह टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसमें आप कोई भी यहाँ पे आपको बाध्य नहीं कर सकता, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 28। इसमें लिखा गया है कि राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब राज्य द्वारा पोषित संस्थान, सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा, जैसे कि आपका गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, इन सब की चौपाइयाँ, इस रिगार्डिंग आपको शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब आपको रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको गीता नहीं पढ़ाई जाएगी क्लास के अंदर, या आपको कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। देखिए अनुच्छेद 29 बात करता है सबसे पहले किसी भी राज्य, क्षेत्र या फिर उस राज्य के नागरिकों को उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में आप रहें, वहाँ पे आप अपने त्यौहार मना सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी भाषा बोल सकते हैं, वहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में लिखते पढ़ते हो वह भी आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 30। इसके अंतर्गत कोई भी माइनॉरिटी या फिर कोई भी धार्मिक कॉलेज खोला जा सकता है, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी वाले कॉलेज में 60% माइनॉरिटी होंगे और यहाँ पे 40% अदर यहाँ पे कैटेगरी वाले लोगों को रखना होगा। मतलब 40% मिनिमम आपको माइनॉरिटी के अलावा बाकी कैटेगरी को रखना ही पड़ेगा। मतलब 60% में आप यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32। यह बात करता है संवैधानिक उपचारों की। इसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस केस में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के लिए यहाँ पे 5 रिट दी गई हैं। इसी के थ्रू आप यहाँ पे अपने मूल अधिकारों को बिल्कुल इजी तरीके से पा सकते हैं। देखिए नंबर 1 यहाँ पे रिट है आपका हैबस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के गिरफ्तार करने के बाद अगर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया गया तो उसके रिलेटिव्स, चाहे वो उसके फैमिली वाले हों, उसके फ्रेंड्स हों, अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए या फिर हाई कोर्ट चले गए तो वहाँ पे वह जिसने भी उसको गिरफ्तार किया होगा, चाहे वो दरोगा जी होंगे या फिर पुलिस वाले होंगे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है यहाँ पे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। और उनको अगर उचित कारण वह बताते हैं तो ठीक है, अगर उचित कारण नहीं बताते हैं तो उस केस में उनकी नौकरी सस्पेंड की जा सकती है। मतलब उनको उनके पद से सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे परमादेश। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा होता है, सपोज कीजिए बैंक में बैठा है और बैंक में बैठने के बाद वह वहाँ पे सो रहा है, किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा है, आपके काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सुबह से शाम तक बैठा है, तो उस केस में अगर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सबसे पहले उसको एक आदेश देगी परमादेश के नाम से, और उसको यहाँ पे एक वार्निंग दी जाएगी एक तरीके से कि अपना काम वो सही तरीके से करे। अगर उसके बाद भी वहाँ पे वो अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो उसको वहाँ पे सस्पेंड किया जाएगा, उसको वहाँ पे बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगला है यहाँ पे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब यह है कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सबको एक लिमिटेड अधिकार दिए होते हैं, उसी के अंतर्गत उसको काम करना होता है। सपोज कीजिए कि आप लखनऊ में पोस्टेड हैं, लखनऊ की पुलिस है, वह क्या आपको गाजियाबाद में आके गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अधिकार क्षेत्र सिर्फ लखनऊ का मिला है, ना कि गाजियाबाद का। वह लखनऊ की पुलिस गाजियाबाद में तभी गिरफ्तार कर सकती है जबकि उसको यहाँ पे आदेश दिया गया हो, जबकि उसको यहाँ पे अधिकार दिया गया हो, तभी उसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है। अदरवाइज वह एक लिमिटेड अधिकार होता है उनका। तभी आपने सुना होगा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, हम यहाँ पे FIR दर्ज नहीं करेंगे, या फिर यह किसी और थाने के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पे जाके आप FIR कीजिए। वह यही बात करता है कि उनका अधिकार यहाँ पे लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण दोनों ही आपका लगभग सेम है।
प्रतिषेध में यह बताता है कि कोई कोर्ट, कहने का मतलब कोई निचली कोर्ट अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उस केस में उससे ऊपर वाली कोर्ट उसे आदेश दे सकती है कि वहां पे वह अपना काम रोक दे, वहां पे वह उसके कार्य को रोक सकती है। सपोज कीजिए कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सही से काम ना करने पर उसे रोक सकती है, तो वह भी आपका इसी प्रतिषेध वाले रिट के तहत कर सकती है। देखिए दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि प्रतिषेध वहां पे आता है जब कोई कार्रवाई चल रही होती है, मतलब कोई भी चीज, यहाँ पे बहस चल रही होती है, यहाँ पे वकीलों में बहस चल रही है, उस केस में यहाँ पे प्रोहिबिशन करके कोई कोर्ट रोक सकती है। उत्प्रेषण का मतलब यह है कि आपकी सारी कार्रवाई चली गई, सारी कार्रवाई हो गई कोर्ट की, बस आदेश आने वाला होता है। आदेश से पहले आपको यहाँ पे रोका गया सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि वह आगे की कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि वहां पे वह गलती कर रहा है, नीचे वाला कोर्ट गलती कर रहा है, तो उसको ऊपर वाला कोर्ट यहाँ पे रोक सकता है। तो दोस्तों यह था आपका कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।